वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to Study for Civil Services, one of the India's leading educational platforms. दोस्तों आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार, जो कि बिहार बीपीएससी 67 के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होने वाला है। साथ में बीएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम होने वाला है बिहार एसएससी, उसमें भी यह बहुत काम आने वाला है। इकोनॉमिक्स के जितने भी क्वेश्चन होते हैं खास करके बिहार पीसीएस में, वो अधिकतर या तो बिहार बजट से पूछे जाते हैं या फिर आर्थिक सर्वेक्षण से पूछे जाते हैं और इसके साथ जुड़े रहने से आपका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो लगातार इसके साथ जुड़े रहिए और ये वीडियो पूरा का पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। ये कुछ लिंक्स हैं हमारे पेड ग्रुप्स के लिए, जहां पर जुड़ करके आप बीपीएससी का कोर्स ले सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 25 फरवरी को यह पेश हुआ था। किसके द्वारा पेश हुआ था? सबसे पहले तो ये जानिए कि आर्थिक सर्वेक्षण हो या फिर बजट हो, वो कहां पेश होता है? लोअर सदन में पेश होता है, यानी कि विधानसभा में पेश होता है, ठीक है। पहले कहां पेश होगा? विधानसभा में पेश होगा। और किसके द्वारा पेश होता है? जनरली जो है आपका वित्त मंत्री के द्वारा ही पेश होता है। तो बिहार के जो वित्त मंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद, साथ में उप मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने इसे पेश किया 25 फरवरी 2022 को, ठीक है। अच्छा, ये कौन सा संस्करण था? ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा संस्करण था। तो ये 16वां आर्थिक सर्वेक्षण था 2021-22 का, ठीक है। ये भी आपको याद रखना चाहिए। बजट से एक दिन पहले यह पेश किया जाता है आपका आर्थिक सर्वेक्षण, जो कि पिछले वर्षों का लेखा जोखा होता है। बजट क्या होता है? बजट और आर्थिक सर्वेक्षण में अंतर समझिए कि बजट जो होता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका वित्तीय वर्ष होता है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो होता है उसके लिए होता है। और इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो प्रीवियस ईयर्स का बजट होता है। प्रीवियस ईयर में कहाँ किस मद में कितना खर्चा हुआ, क्या उत्पादन हुआ, औद्योगिक आंकड़ा, कृषि का आंकड़ा, ये सब जो पेश किया जाता है वो पेश किया जाता है आपका इकोनॉमिक सर्वे में। मतलब इकोनॉमी की स्थिति कैसी रही पिछले वर्ष, यह पता चलता है हमें इकोनॉमिक सर्वे से, ठीक है। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इस वर्ष का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको कुल 13 अध्यायों में 13 चैप्टर्स में बांट करके विभाजित किया गया है और पेश किया गया है, ठीक है। तो ये कुछ आंकड़े थे। आगे चलते हैं, देखते हैं बिहार का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, जिस प्रकार से जीडीपी इंडिया का होता है उसी तरीके से ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसको कहा जाता है हिंदी में, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, यह कितना बढ़ा है? तो यह जो है आपका 2020-21 में 2.5% बढ़ा है। अधिकतर आंकड़े जो होंगे यहाँ पर 2020-21 के भी होंगे, तो घबराइएगा नहीं, ये लेटेस्ट आंकड़ा ही है, क्योंकि कोविड के कारण जो है ना अर्थव्यवस्था की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, इस कारण से 2020-21 का भी आंकड़ा इसमें होगा, 2019-20 का भी आंकड़ा होगा। जो भी लेटेस्ट आंकड़ा उपलब्ध होता है बिहार सरकार के पास वही इकोनॉमिक सर्वे में पेश किया जाता है, ठीक है। तो वर्ष 2020-21 में यदि देखें तो वर्तमान मूल्य पर और स्थिर मूल्य पर, दो तरह के मूल्यों पर यह आंकड़ा जारी किया जाता है। तो बिहार का जीएसडीपी जो है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, यह वर्तमान मूल्य पर कितना था? 618.63 हजार करोड़ रुपए, ठीक है, 618.63 थाउजेंड करोड़। और स्थिर मूल्य पर देखें तो 419.68 हजार करोड़, यानी कि 419.68 थाउजेंड करोड़, ओके। अब निवल राज्य घरेलू उत्पाद, ये होता है आपका बिहार का एनएसडीपी। एनएसडीपी की यदि बात करें, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा ये, ठीक है। नेट जो जीडीपी होता है वो कह सकते हैं, नेट जीएसडीपी इसको कह सकते हैं। 566.47 हजार करोड़ रुपया था यह वर्तमान मूल्य पर, ठीक है। और आपका ये प्रेजेंट प्राइस पर होता है और ये स्थिर मूल्य पर होता है। तो स्थिर मूल्य पर कितना था? 379.55 हजार करोड़, ठीक है, 379.55 थाउजेंड करोड़, ओके, स्थिर मूल्य पर। अब प्रति व्यक्ति एनएसडीपी, प्रति व्यक्ति मतलब कि हर एक व्यक्ति के ऊपर जो एनएसडीपी है वो कितना था? कह सकते हैं 46,292 रुपया, ठीक है, मतलब 46,292 रुपीज। और यह स्थिर मूल्य पर कितना था? 31,600
₹17 मतलब 31,017 रुपया। ठीक है, तो ये आंकड़े जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट भी पूछ लिया जा सकते हैं बीपीएससी में। तो ये आंकड़े रट जाइए, यदि याद नहीं होता है रट जाइए या फिर कुछ भी करिए, लेकिन ये आंकड़े आपको याद होने ही चाहिए। पॉइंट के बाद का ना याद हो, लेकिन पहले का याद जरूर होना चाहिए। और कभी कभी तो पॉइंट के बाद का भी पूछ देता है बीपीएससी में, तो ये आदत है बीपीएससी की, इसलिए याद रखना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्र का जो हिस्सा था वो देख लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, आप जानते हैं अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। ठीक है, अब आप ये बताइएगा कि सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र जो आता है वो किस क्षेत्र में आता है। ठीक है, उसको कौन सा क्षेत्र कहते हैं, सर्विस सेक्टर। कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर इकोनॉमी आपने पढ़ा है तो जरूर आपको पता होना चाहिए। ये सब टर्म जो है वो अलग वीडियो बना करके मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा जो है वो 19.2%। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा, सेकेंडरी जो सेक्टर है उसका हिस्सा जो है वो आपका 19.5% है, और जो तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है वो है सबसे ज्यादा 61.2%। तो सबसे ज्यादा किसका है, याद रखिएगा तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है। ठीक है, टोटल जीएसडीपी में सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा किसका है, तो तृतीय क्षेत्र का है। यह भी पूछा जा सकता है। सबसे कम हिस्सा किसका है, प्राथमिक क्षेत्र का है। ये दोनों चीजें याद रखिएगा और आंकड़ा भी याद रखिएगा। प्राथमिक क्षेत्र का 19.2%, द्वितीय क्षेत्र का 19.5% और तृतीय क्षेत्र का सबसे बड़ा 61.2%। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। वर्ष 2016-17 से लेकर 2020-21 तक की अवधि में, मतलब टोटल कितना साल का अवधि हुआ, 5 साल का अवधि हुआ। 5 साल की अवधि में जो विभिन्न क्षेत्र की वृद्धि दर रही है वो उसका आंकड़ा हम लोग देख लेते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो वृद्धि दर रहा है वो है 2.3%। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में जो वृद्धि दर रहा है वो है 4.8% और तृतीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है 8.5%। तो सबसे कम यहां पर भी प्राथमिक क्षेत्र में 2.3% और सबसे ज्यादा किसमें, 8.5% तृतीय क्षेत्र में। ठीक है, तो ये भी आंकड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, निश्चित तौर पर याद रखिएगा। VVI में मान के चलिए ये सब आंकड़े। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ज्यादा मैं एक वीडियो में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। जो परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, हमें पीएचडी नहीं करना, जो परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट है केवल वही हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, वर्ष 2019-20 में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वाला जिला कौन रहा, तो ये था पटना। पटना बिहार की राजधानी, और यहाँ पर कितना था प्रति व्यक्ति, तो 1.31 लाख रुपया प्रति व्यक्ति था जीएसडीपी। ठीक है, ये एनएसडीपी कह सकते हैं, तो याद रखिएगा ये आंकड़ा। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ष 2019-20 में सबसे कम प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वाला जिला कौन रहा, तो शिवहर। सबसे ज्यादा वाला पटना और सबसे कम वाला कौन, शिवहर। शिवहर 19,000 रुपया प्रति व्यक्ति, मात्र 19,000 रुपया प्रति व्यक्ति। याद रखिएगा ये आंकड़ा। पटना जिले का प्रति व्यक्ति जीएसडीपी सकल जिला घरेलू उत्पाद शिवहर के प्रति व्यक्ति जीएसडीपी की तुलना में कितना गुना अधिक है, तो 7 गुना अधिक है। ठीक है, 7 गुना अधिक है, याद रखिएगा। यहाँ से देख सकते हैं 19 गुना 7 कितना होता है, आप निकाल करके देखिए। 19 गुना 7 133 होता है ना, तो यहाँ पर आ गया 1.31, 1.33 होना चाहिए, 1.31 है, तो लगभग 7 गुना है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब आज हम लोग देखने वाले हैं विभिन्न सूचियों के बारे में, जिसमें प्रथम स्थान किस जिले का है, द्वितीय स्थान किस जिले का है, वो देखेंगे। और ये जो सूची है इसको VVI मान करके चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट मान करके चलिए। एक भी आंकड़ा आपका छूटना नहीं चाहिए। अगर याद नहीं होता है तो रट लीजिए, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका निश्चित तौर पर आप ख्याल रखिएगा कि याद रहना ही चाहिए। तो प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक कहाँ है, ये कहां पर है, पहला स्थान पटना है, मतलब सबसे ज्यादा कहां है, पटना में है। द्वितीय स्थान कौन किसका है, बेगूसराय का है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम कहां पर है, तो शिवहर में है। ठीक है, और द्वितीय स्थान पर कौन है, अररिया है। ठीक है, याद रखिएगा सबसे ज्यादा कहां पर है प्रति व्यक्ति आय, पटना में, जो कि राजधानी है, तो होना भी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। और सबसे कम कहां है, शिवहर, वन ऑफ द सबसे छोटा जिलों में से एक है, तो यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, पेट्रोल का सर्वाधिक खपत कहां हुआ, तो पटना में। सही बात है भाई, सबसे ज्यादा गाड़ी कहाँ चलती है, पटना में चलती है, तो खपत भी वहीं होगा। और दूसरे स्थान पर कौन, मुजफ्फरपुर रहा। ठीक है, मुजफ्फरपुर भी स्मार्ट सिटी में आ रहा है, तो यहाँ पर भी खपत ज्यादा है। पेट्रोल की सबसे कम खपत कहाँ हुई, तो बांका जिला में, यह भी बहुत छोटा जिला है। और सेकेंड नंबर पर कौन रहा, शिवहर रहा। ठीक है,
डीजल का सर्वाधिक खपत कहाँ हुआ? शेखपुरा में। ये बड़ा आश्चर्यजनक मामला है। शेखपुरा भी बहुत छोटा जिला है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा डीजल की खपत हुई है। क्यों? खेती वगैरह बहुत ज्यादा होती है, तो डीजल का उपयोग खेती वगैरह में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए। और सब दूसरे स्थान पर कौन रहा? पटना रहा, फिर भी क्योंकि ट्रक वगैरह चलते हैं यहाँ पर भी और सार्वजनिक वाहन चलते हैं। डीजल के सबसे कम खपत कहाँ हुई? किशनगंज जिले में। पहाड़ी इलाका है, चाय की खेती होती है, उत्तर पूर्व में है बिहार के, ठीक है। और ये कहाँ से सटा हुआ है? पश्चिम बंगाल से सटा हुआ जिला है। और सबसे कम दूसरे नंबर पर कौन रहा? शिवहर रहा, डीजल के कम खपत के मामले में। रसोई गैस का सर्वाधिक खपत कहाँ हुआ? रसोई गैस का भी सर्वाधिक खपत पटना में हुआ और दूसरे स्थान पर रहा बेगूसराय। और रसोई गैस का सबसे कम खपत कहाँ हुआ? अररिया में। और दूसरे स्थान पर कौन रहा? किशनगंज, ठीक है। तो ये आंकड़े जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं बीपीएससी में, बिहार सीजीएल में, इसलिए याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। सितंबर 2020 से लेकर सितंबर 2021 के बीच बिहार में वार्षिक मुद्रास्फीति दर कितनी रही? जो इन्फ्लेशन रेट रहा वो कितना रहा? ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो इन्फ्लेशन रेट रहा वो 2.8% रहा, ठीक है। इन्फ्लेशन रेट ये महंगाई को दर्शाता है, ठीक है। इन्फ्लेशन रेट किसको दर्शाता है? महंगाई को दर्शाता है कि कौन सी वस्तु जो होगी वो कितनी ज्यादा महंगी होगी। आसान शब्दों में बोले तो महंगाई को दर्शाता है। बाकी डिटेल में अगले वीडियो में या फिर कुछ एक वीडियो के बाद मैं बता दूंगा एक एक टर्म के बारे में, इन्फ्लेशन क्या होता है और बाकी सारा जितना भी टर्म होता है इकोनॉमिक टर्म्स, उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल हम लोग आंकड़े देख रहे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2.8%, शहरी क्षेत्र के लिए 4.9% और ओवरऑल देखें तो 3.1%। ओवरऑल तो जरूर याद रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र यदि याद रख सके तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। बिहार बीपीएससी में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो एनुअल इन्फ्लेशन जो रहा सितंबर 2020 से लेकर दिसंबर 2021 तक, वो याद रखिएगा। चलिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो मुद्रास्फीति दर रही बिहार में भारत से कम थी, लेकिन शहरी क्षेत्रों में यदि बिहार की मुद्रास्फीति दर देखें तो वो भारत की अपेक्षा, मतलब पूरे भारत की अपेक्षा अधिक थी, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए कम, लेकिन मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जो मुद्रास्फीति थी, महंगाई थी, वो कम थी, लेकिन शहरी क्षेत्रों में जो महंगाई थी वो पूरे भारत की अपेक्षा अधिक थी। इन्फ्लेशन रेट फॉर रूरल एरियाज was lower in Bihar than India, but in urban areas Bihar had higher inflation rates than India. याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं राजकीय वित्त व्यवस्था के बारे में, ठीक है। तो वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार के द्वारा किया गया कुल व्यय देख लेते हैं। तो कुल व्यय कितना था? 1,65,696 करोड़ रुपया। ये आंकड़ा आपको याद रखना चाहिए। 1,65,696 करोड़, ठीक है, टोटल जो व्यय किया गया राज्य सरकार के द्वारा वो। और ये गत वर्ष की अपेक्षा, मतलब पिछले वर्ष की अपेक्षा इसमें बढ़ोतरी कितनी हुई? 13.4% की बढ़ोतरी हुई है। इसमें बहुत बड़ा योगदान जो होगा वो कोविड का भी होगा, ठीक है। बहुत बड़ा योगदान इसमें कोविड का होगा कि इतना ज्यादा खर्च हुआ। 13.4% की बढ़ोतरी हुई है कुल व्यय में, राज्य सरकार का जो खर्च हुआ है उसमें। अब इसमें पूंजीगत व्यय जो था वो कितना था? 26,203 करोड़, ठीक है। अब इसमें कितना बढ़ोतरी हुआ है? तो 30.5% का बढ़ोतरी हुआ है, ठीक है। और राजस्व व्यय कितना रहा? 1,39,493 करोड़ रुपया, और इसमें जो है 10.7% की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। तो ये दोनों आंकड़ा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। ज्यादा वृद्धि किसमें हुई है? राजस्व व्यय में, और ज्यादा खर्च भी जो हुआ है वो राजस्व व्यय में ही हुआ है, यह भी याद रखिएगा। वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार की जो कुल प्राप्तियां हुई है, यहाँ पर हम लोगों ने खर्च देखा, अब यहाँ पर आमदनी देख लेते हैं। तो कुल प्राप्तियां जो थी वह 1,64,903 करोड़ रुपया। देखिए यहाँ पर प्राप्ति कम है और व्यय ज्यादा है। यहाँ पर देख रहे हैं 1,65,696 करोड़, मतलब कि लगभग 1,000 करोड़ रुपया, लगभग 1,000 करोड़ रुपया जो है व्यय ज्यादा हुआ है, ठीक है। 1,64,903 करोड़ टोटल इसका आमदनी था राज्य सरकार का, जिसमें पूंजीगत प्राप्तियां कितनी थी? 36,735 करोड़। इसमें वृद्धि कितनी हुई है? जब 25.9% की वृद्धि हुई है। और राजस्व प्राप्तियां जो थी वह 1,28,168 करोड़ रुपया हुआ है, और इसमें वृद्धि हुआ है 3.2%, ठीक है। तो देखिएगा आप कि बढ़ोतरी जो हो रही है वो पूंजीगत व्यय में ज्यादा हो रही है, पूंजीगत प्राप्तियों में ज्यादा हो रही है, बढ़ोतरी या वृद्धि कह सकते हैं। और आंकड़ा किसका ज्यादा है? तो राजस्व व्यय का और राजस्व प्राप्तियों का आंकड़ा ज्यादा है, ठीक है। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक, पूछा जा सकता है। अब
2020-21 में यदि देखें तो कुल व्यय जो है वो जीएसडीपी का कितना रहा, 26.8% रहा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। पूरे जो राज्य का जीडीपी है उसका कितना रहा कुल व्यय, तो यह 26.8% रहा, जो कि 2019-20 में कितना था, 23.7% था। तो इसमें भी जो है वृद्धि हुई है। ठीक है, वृद्धि कितनी हुई है, 2.9% की वृद्धि हुई है। ठीक है, 2.9% की वृद्धि हुई है। देख सकते हैं आप, इसमें से इसको घटा दीजिए तो आपका 2.9% आ जाएगा। ठीक है, तो ये याद जरूर रखना है, 26.8%। ये आंकड़ा बिल्कुल मत भूलिएगा, ये लेटेस्ट आंकड़ा है। ठीक है, अब वर्ष 2020-21 में राजस्व का लेखा यदि देखें तो सामान्य सेवाओं पर जो व्यय हुआ है, सामान्य सेवाओं पर व्यय, नॉर्मल जो आपका जनरल सेवा होता है, जनरल सर्विस होता है, उस पर व्यय जो है वो 46,239 करोड़ रुपया है, 46,239 करोड़ रुपीज। ठीक है, जनरल सर्विसेज पर। अब इसमें बढ़ोतरी कितनी हुई है, 11.1% की बढ़ोतरी हुई है 2019-20 में। ठीक है, और सामाजिक सेवाओं की यदि बात करें तो इस पर जो व्यय हुआ है वो 63,808 करोड़ रुपया हुआ है, और 10.4% बढ़ोतरी हुई है किसकी तुलना में, 2019-20 की तुलना में। और आर्थिक सेवाओं पर यदि व्यय देखें, इकोनॉमिक जो सर्विसेज हैं उन पर व्यय देखें तो 29,445 करोड़ रुपया, 29,445 करोड़ रुपीज। और इसमें जो बढ़ोतरी हुई है 2019-20 की तुलना में वो है 10.8%। ठीक है, तो ये भी आंकड़े आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा जो बढ़ोतरी हुई है वो सामान्य सेवाओं पर हुई है, और सबसे ज्यादा व्यय किस पर हुआ है, सबसे ज्यादा व्यय जो हुआ है वो सामाजिक सेवाओं पर हुआ है। ये आपको याद रखना है, दो चीजें। ठीक है, आंकड़ा यहाँ पर छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ये याद रखना है कि सबसे ज्यादा खर्च किस पर हुआ है, सामाजिक सेवाओं पर हुआ है, और सबसे ज्यादा बढ़ोतरी किस में हुई है, तो सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है सामान्य सेवाओं पर। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कुछ आंकड़े। वर्ष 2020-21 में पूंजीगत लेखे में कुल प्राप्ति कितनी हुई, 29,175 करोड़ रुपया। ठीक है, पूंजीगत लेखा में कुल प्राप्ति जो हुआ, जो गेन हुआ, वो कितना था, 29,175 रुपया। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है टोटल रिसिप्ट इन द कैपिटल अकाउंट इन द ईयर 2020-21। ओके, और इसमें कितना बढ़ोतरी हुआ, 25.9% की बढ़ोतरी हुई है इसमें, यह भी याद रखिएगा। वर्ष 2020-21 की बात करें तो पूंजीगत व्यय कितना हुआ, कुल पूंजीगत व्यय जो हुआ वो 26,203 करोड़ रुपया हुआ, और इसमें बढ़ोतरी कितना हुआ, 30.5%। ठीक है, और यदि कैपिटल आउटले की बात करें, ये हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे थे, कैपिटल आउटले की बात करें यानी कि पूंजीगत परिव्यय की बात करें तो 18,209 करोड़ रुपया हुआ है। ठीक है, 18,209 करोड़। ये जितने भी टर्म्स है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल आउटले, फिर कैपिटल अकाउंट, यह सब जो है इस पर एक वीडियो में बना दूंगा, जिसमें बजट या फिर इकोनॉमिक सर्वे में जितने भी इकोनॉमिक टर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं उन सब के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। और बाकी यदि इकोनॉमी आपने पढ़ा है तो आपको पहले से भी पता होना ही चाहिए। बिहार को केंद्र सरकार से संसाधनों का कुल अंतरण कितना हुआ 2020-21 में, 98,128 करोड़ रुपया। ठीक है, मतलब केंद्र सरकार से जो सहायता प्राप्त हुई बिहार सरकार को वो है, टोटल डिवोल्यूशन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू बिहार इन 2020-21 इज 98,128 करोड़। बिहार सरकार की कुल बकाया देनदारी वर्ष 2020-21 में 2,27,196 करोड़ रुपया थी। मतलब ये जो देनदारी क्या होती है, किसी से कुछ उधार लेते हैं तो फिर क्या होता है, देना पड़ता है, उसी को देनदारी कहते हैं। ठीक है, तो ये है टोटल आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब क्या होता है, हम पर जो बोझ होता है, हमको जो देना होता है उसको लाइबिलिटी कहते हैं। और जो हमारे पास होता है ऑलरेडी, जो हमारा अपना होता है, उसको क्या कहते हैं, एसेट कहते हैं। तो लाइबिलिटी हम पर बोझ होता है, और एसेट जो होता है वो हमारे कैपिटल का सोर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बकाया देनदारी जो है बिहार सरकार की 2020-21 में वो है 2,27,196 करोड़ रुपया, जो जीएसडीपी मतलब कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 36.7% थी। तो ये परसेंटेज जो है वो निश्चित तौर पर याद रखिएगा, 36.7%। ठीक है, ये निश्चित तौर पर आपको याद रखना है। चलिए, संचित निधि के खातों में उधार लेने के कारण लोक ऋण की देनदारी वर्ष 2020-21 में कुल देनदारी का 78% थी। तो सबसे ज्यादा देनदारी किस चीज का था, संचित निधि के खाते में उधार लेने के कारण। द लायबिलिटी ऑफ पब्लिक डेब्ट ऑन अकाउंट ऑफ बोरोइंग इन द अकाउंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड was 78% of the total liability in the
ईयर 2021। तो ये भी पॉइंट जो है आपको याद रखना होगा कि कुल देनदारी में 78% जो था वो संचित निधि के खाते में उधार लेने के कारण था। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं बिहार के राजकोषीय प्रदर्शन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, बिहार के राजकोष का क्या परफॉर्मेंस रहा 2019-20 का देखेंगे और 2020-21 का देखेंगे और कंपेयर करेंगे। तो यदि हम लोग राजस्व घाटा की बात करें, घाटा क्या होता है? घाटा मतलब होता है नुकसान या फिर हानि। तो ये कब होता है? जब आप नुकसान कब होता है? जब आप कोई चीज खरीदेंगे ज्यादा रेट पर और बेचेंगे कम रेट पर, तो क्या होगा? नुकसान होगा। तो वही बात है यहाँ पर, जो हमें प्राप्त हुआ, यहाँ पर जो नुकसान है राजस्व घाटा की बात करें तो यहाँ पर जो कुल प्राप्ति हुआ वो कम हुआ यदि, और जो खर्च हुआ वो ज्यादा हो गया, तो क्या कहेंगे? इसको राजस्व घाटा कहेंगे सीधा, यदि सिंपल टर्म में समझे तो राजस्व घाटा जो बिहार में हुआ वो 1784 करोड़ रुपया हुआ 2019-20 में, जो कि बढ़ करके 11,325 करोड़ रुपया हो गया 2020-21 में। ये कोविड के कारण हुआ होगा, और यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 10 गुना, लगभग 9 गुना या 10 गुना कह सकते हैं कि ये बढ़ गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा कितना हुआ? 14,725 करोड़ रुपया हुआ था 19-20 में, और जो कि बढ़ करके हो गया 29,827 करोड़। तो इसमें भी 2x की वृद्धि हुई, 2 गुना इसमें भी वृद्धि हुआ है, 29,827 करोड़। ये वाले आंकड़े याद रखिएगा आप। ठीक है, राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा, ये 2020-21 का लेटेस्ट आंकड़ा याद रखिएगा। प्राथमिक घाटा की बात करें, प्राइमरी घाटा जो की बात करें तो 3733 करोड़ रुपया, 3733 करोड़ रुपया था 19-20 में, जो कि बढ़ करके कितना हो गया? 17,343 करोड़ हो गया। मतलब यहाँ पर भी 5 गुना की वृद्धि हुई है। तो घाटे जो हुए हैं उन सब में वृद्धि ही हुई है, किसी में 10 गुना, किसी में 2 गुना, किसी में 5 गुना। चलिए अब देखते हैं कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों के बारे में। एक दो स्लाइड देख लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए, गत 5 वर्षों में, मतलब कब से कब तक? 2016-17 से लेकर 2020-21 में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी रही? सहवर्ती क्षेत्र का क्या मतलब? वैसे क्षेत्र जो कृषि पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र की वृद्धि दर जो रही है वो 2.1% रही है बिहार में। ठीक है, ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स इज 2.1%। ओके, कब से कब तक? ये 5 सालों में। पशुधन की वृद्धि कितनी हुई है? जो लाइव स्टॉक है, मतलब कि गाय, बैल, बकरी, ये सब का जो संख्या है उसमें कितनी वृद्धि हुई है? तो यह 10% की वृद्धि हुई है। ठीक है, और मत्स्य पालन यानी कि फिशरीज की बात करें तो इसमें जो वृद्धि हुई है वो है 7%। ठीक है, तो ये तीनों आंकड़ा, खास करके कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र का जो आंकड़ा है ये तो निश्चित तौर पर आपको याद रखना है कि 2.1% की वृद्धि हुई है। ठीक है, बहुत कम वृद्धि है लेकिन ठीक है। चलिए, वर्ष 2020-21 में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVM में कितना प्रतिशत हिस्सा था? तो 19% हिस्सा था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र का हिस्सा सकल राज्य मूल्यवर्धन यानी कि GSVM में कितना था? ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें कितना था? 19% था। ओके, वर्ष 2012 से अब तक बिहार राज्य ने कितने कृषि कर्मण पुरस्कार जीते हैं? ये भी पूछा जा सकता है। तो टोटल 5 कृषि कर्मण पुरस्कार बिहार ने जीते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखने लायक पॉइंट। ठीक है, वर्ष 2020-21 में राज्य में खाद्यान्नों का जो, खाद्यान्न मतलब क्या? सीरियल्स मतलब कि क्या हो गया आपका? सीरियल्स किसको कहा जाता है? गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, जो भी खाने के लिए उपयोग करते हैं हम लोग, अन्न उपयोग करते हैं उसको खाद्यान्न कहा जाता है। ठीक है, सीरियल्स इसको अंग्रेजी में कहते हैं या फिर फूड ग्रेन्स कह सकते हैं। तो इसका जो उत्पादन हुआ वो अनुमानित कितना था? 17.95 लाख टन उत्पादन हुआ। ठीक है, याद रखिएगा 17.95 लाख टन खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ, फूड ग्रेन्स या फिर सीरियल्स का उत्पादन हुआ। गत 3 वर्षों में, मतलब पिछले 3 वर्षों में 2018-19 से लेकर 2020-21 तक चावल की वृद्धि दर कितनी रही? चावल के उत्पादन की वृद्धि दर 9.6% रहा, और मक्का का वृद्धि दर कितना रहा? 5% रहा। ठीक है, बिहार जो है वो चावल और मक्का की खेती बिहार में बहुत ज्यादा होती है, तो उसी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21-22 के अनुसार, जो लेटेस्ट वाला है आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार, राज्य सरकार कुल 13 जिलों में जैविक पट्टी विकसित कर रही है। जैविक पट्टी का कहने का क्या मतलब? कि यहाँ पर जैविक खेती की जाएगी, जैविक ऑर्गेनिक जो एग्रीकल्चर होता है
उस पर यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल किए जाएंगे और बाकी कोई भी केमिकल का यूज इसमें नहीं किया जाएगा। तो ये 13 जिलों में विकसित किया जा रहा है, ये आंकड़ा याद रखिएगा, ठीक है। 13 जिलों में जैविक पट्टी विकसित की जा रही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बागवानी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के कुल 23 जिलों में समेकित बागवानी विकास मिशन चलाया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो आपका पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि बिहार के कितने जिलों में समेकित बागवानी विकास मिशन चलाया जा रहा है, तो इसको अंग्रेजी में यदि बोले तो इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन कहा जाएगा, ठीक है। तो यह कितने जिलों में चलाया जा रहा है? 23 डिस्ट्रिक्ट्स में, 23 जिलों में। कुल 15 जिलों में मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री सीएम बागवानी विकास योजना जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन कितने जिलों में किया जा रहा है? 15 जिलों में किया जा रहा है, ठीक है। और ये सब लेटेस्ट आंकड़े हैं तो निश्चित तौर पर आपको याद रखने चाहिए। बिहार में डिजिटल कृषक सेवाएं देने के लिए बिहार कृषि विभाग के द्वारा विहान मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार में डिजिटल कृषक सेवाएं देने के लिए कौन से ऐप की शुरुआत की गई है? तो बिहान ऐप की। और बिहान ऐप की शुरुआत किस विभाग ने की है, ये भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो कृषि विभाग ने की है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा और किस तरीके से बन सकता है वो मैं बताता हुआ चल रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019-20 में सकल फसल क्षेत्र कितना रहा? मतलब टोटल ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया वाज 72.97 लाख हेक्टेयर, मतलब 72.97 लाख हेक्टेयर था सकल फसल क्षेत्र। मतलब टोटल जो फसल क्षेत्र था जितने क्षेत्रों पर फसल की खेती हुई वो बता रहा है। शुद्ध बुआई क्षेत्र मतलब कितने क्षेत्रों में बुआई की गई उसकी बात करें तो 50.77 लाख हेक्टेयर, इसको कहते हैं नेट सॉन एरिया अंग्रेजी में, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले भी ध्यान देते रहे। 50.77 लाख हेक्टेयर। फसल सघनता की बात करें, क्रॉप इंटेंसिटी की बात करें तो यह कितना था? 144% था, यह भी आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। और सकल सिंचित क्षेत्र मतलब ग्रॉस इरिगेटेड एरिया कितना था? तो 54.35 लाख हेक्टेयर था, ठीक है। तो ये चारों आंकड़े जो है इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, कोई भी आंकड़ा पूछा जा सकता है, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जल जीवन हरियाली अभियान के तहत क्या क्या लक्ष्य रखा गया? तो पारंपरिक जल स्रोतों को बहाल करना। पारंपरिक जल स्रोत क्या होते हैं? जो कुआं है, तालाब है, बावड़ी है, ये सबको बहाल करना, मतलब कि फिर से मेंटेन करके और उनको रिजुवेनाइल करना, ठीक है। नए जल स्रोतों का निर्माण करना। नए जल स्रोत का निर्माण करना मतलब वही तालाब, कुआं वगैरह बनवाना और उसके माध्यम से सिंचाई हो सके ऐसा प्रबंध करना। जल संग्रहण एवं भंडारण संरचनाओं को विकास करना मतलब डेवलपिंग वाटर हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ऐसा जहां पर तालाब वगैरह खोदना मुमकिन नहीं है या फिर जल्दी ही सूख जाते हैं, वहां पर क्या होगा? जल संग्रह करने के लिए और भंडारण करने के लिए विभिन्न संरचनाओं का विकास किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद देखिए तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में मांस का उत्पादन कितना हुआ? 3.85 लाख टन हुआ। मछली का उत्पादन कितना हुआ? 6.83 लाख टन हुआ। अंडा का उत्पादन हुआ 301.32 करोड़, ठीक है। ये अंडे की संख्या हो गई। और दूध का उत्पादन कितना हुआ? तो 115.01 लाख टन हुआ। इसमें से कोई भी आंकड़ा पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। ये सब रट जाइए, मतलब याद नहीं होता है तो रट जाइए, लेकिन मतलब दिमाग में होना चाहिए और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। बिहार को वर्षा, तापमान, मिट्टी और क्षेत्र के आधार पर 3 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। 3 कृषक जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। 3 एग्रो क्लाइमेट जोन्स में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉइल एंड एरिया। कौन कौन से है? तो उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदान। उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदान मतलब नॉर्थ वेस्टर्न एलुवियल प्लेन। उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न एलुवियल प्लेन। और दक्षिणी बिहार का जलोढ़ मैदान यानी कि एलुवियल प्लेन ऑफ साउथ बिहार, ठीक है। तो ये 3 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, कृषि जलवायु क्षेत्रों में। या हम लोग ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे, बिहार के ज्योग्राफी में, ठीक है। यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं इस स्लाइड तक। अब यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं कि वर्ष 2020-21 में जो विभिन्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता के जिलावार आंकड़े हैं वो हम लोग देखने वाले हैं कि कहाँ सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ और सर्वाधिक उत्पादकता
कहाँ रही। ठीक है, तो देखते हैं जो प्रमुख फसल उगाए जाते हैं बिहार में, उनमें चावल प्रमुख है। चावल जो है उसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हुआ? रोहतास में हुआ। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना है कि कहाँ पर सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ। और सर्वाधिक उत्पादकता की बात करें, प्रोडक्टिविटी की बात करें, तो ये पश्चिमी चंपारण में रहा, 4620 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ये टोटल उत्पादन का बात है, और ये जो है आपका प्रति हेक्टेयर में जितना उत्पादन हुआ उसमें कौन आगे है उसकी बात है यहाँ पर। ठीक है, तो गेहूं की यदि बात करें तो रोहतास ही गेहूं में भी सबसे नंबर 1 पर रहा है उत्पादन के मामले में। और बेगूसराय जिला जो है वो उत्पादकता में नंबर 1 था, 3641 3641 किलोग्राम पर हेक्टेयर यहाँ पर उत्पादन हुआ है गेहूं का। मक्का की बात करें तो कटिहार जिला जो है वो मक्का के उत्पादन में नंबर 1 पर रहा है। और उत्पादकता की बात करें तो अररिया में 9419 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन हुआ, 9419 किलोग्राम पर हेक्टेयर। दलहन की बात करें तो दलहन में पटना नंबर 1 पर रहा उत्पादन के मामले में, सबसे ज्यादा उत्पादन पटना में हुआ। और जहानाबाद उत्पादकता के मामले में नंबर 1 रहा, 1452 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के साथ। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। वर्ष 2020-21 में कुल फल उत्पादन, जो फ्रूट्स का प्रोडक्शन हुआ, उसमें सर्वाधिक उत्पादित 3 जो फल थे उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे ज्यादा उत्पादन जो हुआ वो किसका हुआ? केला का हुआ। केला का उत्पादन हुआ 19.8 लाख टन। ठीक है, उसके बाद आम का उत्पादन हुआ, आम का उत्पादन 15.5 लाख टन। और अमरूद का उत्पादन जो हुआ वो 4.3 लाख टन हुआ बिहार में। ठीक है, तो ये आंकड़े भी आपको याद रखने चाहिए। ये जरूर याद रखिएगा, सबसे ज्यादा उत्पादन किसका हुआ? केला का हुआ। ओके, चलिए, और टॉप 3 कौन कौन है? केला, आम और अमरूद। अब विभिन्न मदों में उत्पादन के प्रमुख आंकड़े जो है वो देख लेते हैं। फलों का उत्पादन देखें तो कुल उत्पादन जो फलों का हुआ वो हुआ 50.02 लाख टन। ठीक है, लगभग 50 लाख टन मान के चल सकते हैं। फूल की बात करें तो फूलों का उत्पादन जो हुआ 11.14 हजार टन हुआ। ठीक है, और सब्जियों का उत्पादन देखें तो 179.05 लाख टन उत्पादन हुआ। ठीक है, तो ये आंकड़े जो है ये भी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखने चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। ईख का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिमी चंपारण में होता है, ये आपको याद रखना चाहिए। और पश्चिमी चंपारण का बिहार के कुल ईख उत्पादन में कितना योगदान है? 53% योगदान है। तो सबसे ज्यादा ईख का उत्पादन मतलब गन्ने का उत्पादन कहाँ पर हुआ? पश्चिमी चंपारण में हुआ। ठीक है, हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन। ओके, कहाँ? वेस्ट चंपारण में। चलिए, लीची का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हुआ? मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में ही हर साल होता है, तो लीची का सर्वाधिक उत्पादन मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा हुआ। पूरे बिहार का 48% जो लीची का उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? मुजफ्फरपुर में ही होता है। मुजफ्फरपुर की शाही लीची को जीआई टैग भी मिल चुका है, ये भी आपको याद ही होगा। ठीक है, ऊन का कुल उत्पादन देखें तो 2020-21 में 1.7 लाख किलोग्राम रहा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। फिर बिहार में 2019 में देखें तो पशुओं की कुल संख्या कितनी थी? 365.4 लाख थी। ये लेटेस्ट आंकड़ा जो उपलब्ध है उसके आधार पर है, ये मत समझिएगा कि पहले का आंकड़ा है। 2019 में पशुओं की कुल संख्या जो थी वो 365.4 लाख थी। वर्ष 2020-21 में देखें तो रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक खपत किसकी हुई है? यूरिया की हुई है। रासायनिक उर्वरकों में केमिकल जो फर्टिलाइजर्स है उनमें सबसे ज्यादा जो कंजम्पशन हुआ वो किसका हुआ? यूरिया का हुआ। और यूरिया की सर्वाधिक खपत कहाँ हुई है? रोहतास में हुई है। आपने देखा कि चावल के मामले में और गेहूं के मामले में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हुआ? रोहतास में हुआ। तो यूरिया की सर्वाधिक खपत भी कहाँ हुई? रोहतास में ही हुई। एनपीके मतलब इसमें क्या क्या आता है? नाइट्रोजन आता है, उसके बाद आपका फास्फोरस आता है, और साथ में के से पोटेशियम होता है। ये आपका रासायनिक आपका नाम है, इसका केमिकल नेम जो कहते हैं, संकेत जिसको कहते हैं। तो एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस और आपका ये पोटेशियम। ठीक है, तो इसकी जो सर्वाधिक खपत हुई है वो पूर्णिया में हुई है। एनपीके उर्वरक की सर्वाधिक खपत कहाँ हुई है? पूर्णिया में हुई है। और सबसे कम खपत कहाँ हुई है? शिवहर में हुई है। ठीक है, तो ये दोनों आंकड़े आपको याद होने चाहिए। चलिए, सेकेंड चैप्टर है उद्यमिता क्षेत्र से रिलेटेड। ओके, इंडस्ट्रियल सेक्टर जिसको कहा जाता है। 2015-16 से लेकर 2019-20 के बीच मतलब टोटल 5 साल हो गया। 5 साल में सकल राज्यगत मूल्य वर्धन जीएसवीए में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितना रहा है वो जरा सा देख लेते हैं। बिहार का
जो योगदान बिहार में जो औद्योगिक क्षेत्र का योगदान है वो 20.3% से 20.1% हो गया है। मतलब कि कितना घटा है, 0.2% ये घट गया है, ठीक है, बिहार में। और भारत में देखें तो 31.6% पहले हुआ करता था, जो कि 29.6% रह गया है, मतलब 2% ये घटा है, ठीक है। तो भारत में भी यह घटा है औद्योगिक क्षेत्र का योगदान, ठीक है, और आपका बिहार में भी घटा है। कितना घटा है ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, बिहार में 11 चीनी मिलें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में कितने चीनी मिलें हैं? 11 चीनी मिलें हैं। वर्ष 2020-21 में इनमें से 10 मिलें चालू थी, ये भी आपको याद रखना चाहिए। चालू मिल कितना है? 10 है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 46.22 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ। कितना चीनी का उत्पादन हुआ? 46.22 लाख क्विंटल, ठीक है, ये याद रखिएगा। और बिहार में चीनी प्राप्ति की दर कितनी है? तो ये है 10%, ठीक है। चीनी प्राप्ति की दर क्या होती है? तो ईख पेराई में भाग देते हैं चीनी के कुल उत्पादन से, और ईख पेराई कितना था? 460.20 लाख क्विंटल था, और चीनी का उत्पादन कितना हुआ? 46.22 लाख क्विंटल हुआ। अब इसमें भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 10% आएगा, ठीक है। तो ये आपका चीनी प्राप्ति की दर जो होती है उसके लिए फॉर्मूला है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा स्लाइड जो है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कॉम्फेड के खुदरा बिक्री केंद्रों द्वारा बेचे जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद क्या है? दूध है। कॉम्फेड के जो आपके खुदरा बिक्री केंद्र हैं, ठीक है, रिटेल आउटलेट्स हैं, उन पर सबसे ज्यादा क्या बेचा जाता है? मिल्क बेचा जाता है, दूध बेचा जाता है, ठीक है। और 2020-21 में दूध की बिक्री कितनी रही? प्रतिदिन 15.22 लाख लीटर हो गई है, ठीक है। तो दूध की बिक्री प्रतिदिन के हिसाब से कितनी रही है? 15.22 लाख लीटर हो गई है 2020-21 में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 3 सर्वाधिक आकर्षक उद्योग कौन कौन से हैं? इंडस्ट्रीज में सर्वाधिक आकर्षक जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ल्यूक्रेटिव है, वो कौन कौन है? इथेनॉल सबसे नंबर 1 पर आता है, दूसरे नंबर पर खाद्य संस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग आता है, और तीसरे नंबर पर नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी आता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना चाहिए, सबसे ज्यादा आकर्षक जो 3 उद्योग हैं उनमें कौन कौन शामिल है। दिसंबर 2021 तक इथेनॉल क्षेत्र के 159 इकाइयों को 159 इकाइयों को प्रथम चरण की अनापत्ति प्राप्त हो गई थी, मतलब उनको स्वीकृति प्रथम चरण की दे दी गई थी। दिसंबर 2021 तक टोटल कितने? 159, ओके। और बिहार में कुल निवेश में इसका हिस्सा कितना है? 57%। बिहार में जितना टोटल निवेश होता है उसमें टोटल 57% निवेश किसमें किया गया? इथेनॉल के क्षेत्र में किया गया है, ठीक है। चलिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2020-21 में बात करें तो खनिजों से बिहार सरकार का राजस्व संग्रह कितना रहा? 1708.9 करोड़ रुपया हो गया, ठीक है। किस चीज से? खनिजों से बिहार सरकार का राजस्व संग्रह 1708.9 करोड़ रुपया हो गया, ठीक है। पिछले 5 वर्षों में 172% की वृद्धि हुई है, मतलब खनन का कार्य जो है वो प्रगति पर है, ठीक है। 172% का वृद्धि, बहुत बड़ा वृद्धि है 5 सालों में। बिहार में मलबरी, तसर और अंडी तीनों प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है, ये आपको याद रखना चाहिए। मलबरी रेशम का भी, तसर रेशम का भी, और अंडी रेशम, तीनों प्रकार के रेशम का उत्पादन बिहार में होता है। अब कितना कितना उत्पादन हुआ 2020-21 में देख लेते हैं। मलबरी रेशम का उत्पादन देखें तो 2 टन हुआ। तसर रेशम का उत्पादन देखें तो 47 टन। सबसे ज्यादा उत्पादन किसका हुआ? तसर रेशम का हुआ, ये याद रखिएगा। अंडी रेशम का उत्पादन कितना हुआ? 17 टन हुआ। और कच्चे रेशम मतलब रॉ जो आपका सिल्क होता है उसका उत्पादन कितना हुआ? 14 टन हुआ, ठीक है। तो ये जो आंकड़ा है वो याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। मलबरी रेशम के उत्पादन में जो जिले रहे हैं, कौन कौन से जिलों में मलबरी रेशम का उत्पादन होता है? तो सहरसा है, सुपौल है, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार, ये जो जिले हैं टोटल, ये सारे जिलों में मलबरी रेशम का उत्पादन होता है। इसके अलावा तसर रेशम का उत्पादन देखें तो बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर और जमुई में होता है, ठीक है। इसके अलावा अंडी रेशम का उत्पादन देखें तो मुजफ्फरपुर और बेगूसराय में होता है, ठीक। तो ये सारे जिलों का नाम आप ध्यान में रखिएगा कि कहाँ पर कौन से रेशम का उत्पादन होता है, इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2020 में बिहार में आने वाले पर्यटकों की कुल संख्या, पर्यटन भी एक प्रकार का उद्योग ही है, तो पर्यटकों की कुल संख्या देशी और विदेशी दोनों को मिला दें तो 59.5 लाख थी, ठीक है, 59.5 लाख थी। जबकि 2019 में इनकी संख्या कितनी थी? 350.8 लाख थी। तो बहुत ज्यादा घट गया है। कारण क्या है? कारण आप जान सकते हैं कि कोरोना के कारण पर्यटन बिल्कुल ही बंद था, तो यह जो है संख्या घट गई है।
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 21-22 के अनुसार, जो लेटेस्ट वाला है उसके अनुसार बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है जरा नाम बताइएगा। एक टाइगर रिजर्व है, इसका भी नाम बताइएगा। ठीक है, दोनों एक ही है। और 13 वन्य जीव अभ्यारण्य है, 2 संरक्षण आरक्षित है और संरक्षित आरक्षित कह सकते हैं, कंजर्वेशन रिजर्व कह सकते हैं इसको, और एक सामुदायिक आरक्ष है, मतलब कि एक जो है कम्युनिटी रिजर्व है आपके पास। ठीक है, बिहार में। तो ये आंकड़ा जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, भारत में प्रमुख राज्यों में यदि देखें तो बिहार का श्रमिक जनसंख्या अनुपात जो है वो पुरुष और महिला दोनों के लिए सबसे कम है। ये बड़ा दुखद आंकड़ा है। महिला श्रमिक संख्या अनुपात देखें तो ग्रामीण बिहार में 9.8% है, जो कि संपूर्ण भारत के औसत से 24.6% अंक कम है। ठीक है, तो यह संपूर्ण भारत के औसत से कम है, ये याद रखिएगा। और शहरी बिहार में भी देखें तो 7.8% है बिहार का आंकड़ा, जो कि संपूर्ण भारत के औसत से 15.5% कम है। तो बिहार में जो है श्रम का अनुपात काफी ज्यादा कम है, खास करके महिलाओं के मामले में देखें तो। यहाँ पर देखें पुरुष श्रमिक जनसंख्या अनुपात देखें तो ग्रामीण बिहार में संपूर्ण भारत के औसत से 6.5% कम है, और शहरी बिहार में देखें तो 8.5% कम है। ठीक है, तो पुरुषों की जो कमी है, पुरुषों में जो कमी है संपूर्ण भारत की तुलना में वो कम है, लेकिन महिलाओं में काफी अधिक कम है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार आर्थिक सर्वे के अनुसार, जो लेटेस्ट वाला है उसके अनुसार, वर्ष 2019-20 में निर्भरता अनुपात जो था वो बिहार में सर्वाधिक था। कितना था? 62% था, जो कि राष्ट्रीय औसत कितना है? 46.4% है। मतलब राष्ट्रीय औसत कहने का मतलब पूरे भारत का जो औसत है वो है 46.4%, और बिहार में है कितना? 62%। बिहार में ग्रामीण बिहार की अपेक्षा शहरी बिहार में बेरोजगारी अनुपात जो है वो अधिक है। मतलब शहर में लोग ज्यादा बेरोजगार हैं, ग्रामीण बिहार में बेरोजगारी का अनुपात जो है वो कम है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2019-20 में बिहार में समग्र जो बेरोजगारी का अनुपात था, मतलब टोटल बेरोजगारी का अनुपात जो था, कह सकते हैं ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो, वो कितना था? 5.7% था। तो ये महत्वपूर्ण आंकड़ा है, आपको याद रखना चाहिए। बिहार में यदि बेरोजगारी का अनुपात देखें तो पुरुष श्रम शक्ति के लिए 6.2% है और महिला श्रम शक्ति के लिए 1.8% है। मतलब महिलाएं जो है उनको रोजगार ज्यादा मिलता है, ठीक है, पुरुषों की तुलना में। आगे देख लेते हैं। वर्ष 2019-20 में बिहार में 59.9% पुरुष जो थे वो स्वनियोजित थे, मतलब अपना काम खुद कर रहे थे। ठीक है, स्वनियोजित कहने का मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड होना, मतलब अपना काम खुद करना, किसी और के अंडर में ना होना। वर्ष 2019-20 में देखें तो बिहार में 51.7% महिला जो श्रमिक जो थी वो स्वनियोजित थी, मतलब कि आधे से ज्यादा महिलाएं जो थी वो सेल्फ एम्प्लॉयड थी। अनियमित श्रमिक के रूप में लगी महिला श्रमिकों का अनुपात बिहार में 36.3% है, जो कि अनियमित है, इर्रेगुलर है, मतलब उनको बराबर जॉब नहीं मिलता या फिर वो टेम्पोररी है, परमानेंट नहीं है, जो संपूर्ण भारत के औसत 21.9% से 14.4% अधिक था। मतलब संपूर्ण भारत का जो औसत है वो 21.9% है, जबकि बिहार का औसत कितना है? 36.3% है। तो यह जो है आपका संपूर्ण भारत की तुलना में 14.4% अधिक है। अनियमित श्रमिकों के मामले में बोल रहे हैं, और वो भी महिलाओं के मामले में। महिला श्रम शक्ति सहभागिता दर देखें तो देश के सभी राज्यों के बीच बिहार में सबसे कम है। मतलब महिलाओं की जो सहभागिता है श्रम शक्ति में वो बिहार में सबसे कम है, जो कि कितना है? 9.7% है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 9.8% है और शहरी क्षेत्रों के लिए 8.9% है। ठीक, तो ये आंकड़ा जो है वो आप मेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पीटी में भी पूछा जा सकता है। पूरे बिहार की श्रम शक्ति सहभागिता दर देखें तो कितना है? 42.5% है। ठीक है, जिसमें पुरुष का श्रम शक्ति सहभागिता दर देखें तो कितना है? 75.1% है और महिलाओं का देखें तो 9.7% है। ठीक है, तो ये भी आंकड़ा आप याद रख सकते हैं। बिहार में व्यक्तियों के निर्भरता अनुपात भारत में सर्वाधिक है, जो कि कितना है? 62% है। ठीक है, तो भारत में सर्वाधिक निर्भरता अनुपात कहाँ का है? बिहार का है। सबसे कम निर्भरता अनुपात कहाँ का है? तेलंगाना का है, जो कि 35.7%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार देखें तो बिहार में सिवान और गोपालगंज जिलों में पासपोर्ट की मांग सबसे अधिक है, मतलब कि यहाँ के लोग विदेशों में सबसे ज्यादा जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा सिवान और गोपालगंज, ये महत्वपूर्ण आंकड़ा है, ये निश्चित
तौर पर आपको याद रखना चाहिए। बिहार में कुशल मानव शक्ति जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर इत्यादि की नियुक्ति कौन करता है? तो बिहार इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम यानी कि बेल्ट्रॉन करता है। याद रखिएगा, बिहार इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है वो स्किल्ड मैन पावर की नियुक्ति करता है, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर एक्सेट्रा। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है अधिसंरचना एवं संचार के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं गत दशक के दौरान, मतलब पिछले दशक 2011 से 20 के दौरान देश में परिवहन, भंडारण, संचार क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है? बिहार में हुई है। बहुत अच्छी बात है, 14.4% की वृद्धि हुई है। किसमें? परिवहन में, यानी कि आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, स्टोरेज सेक्टर में और कम्युनिकेशन सेक्टर में सबसे ज्यादा वृद्धि पूरे भारत भर में हुई है। तो वो कहाँ हुई है? बिहार में हुई है। ठीक है, जिसका ग्रोथ रेट कितना है? 14.4% है, और ये पूरे दशक की बात है, पूरे 10 साल की बात है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। गत दशक 2011 से 21 की बात करें तो परिवहन क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 10.7% की वृद्धि हुई है, उच्च वार्षिक दर से वृद्धि हुई, जिसमें वायु परिवहन में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़ा है कि वायु परिवहन में, मतलब कि एयर ट्रांसपोर्ट में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे माध्यम होते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट है, रोड ट्रांसपोर्ट है, रेलवेज है और आपका वाटर ट्रांसपोर्ट है। तो इन चारों प्रकार के ट्रांसपोर्ट्स में देखें तो वायु परिवहन, एयर ट्रांसपोर्ट में सबसे ज्यादा 24% जो है ग्रोथ देखा गया है, और परिवहन क्षेत्र में ओवरऑल देखें तो 10.7% का ग्रोथ देखा गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर 386 किलोमीटर पथ घनत्व के साथ बिहार का स्थान भारत में तीसरा है। ठीक है, यदि हम लोग पथ घनत्व की बात करें, यानी कि रोड डेंसिटी की बात करें, तो बिहार का स्थान कौन सा है? पूरे भारत भर में तीसरा है। ठीक है, और ये कैसे मापा जाता है? पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर कितना रोड है, पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर ज्योग्राफिकल एरिया में कितना किलोमीटर रोड है, उसके हिसाब से आपका रोड डेंसिटी निकाला जाता है। ठीक है, और बिहार में कितना है रोड डेंसिटी? 386 किलोमीटर, मतलब 3086 किलोमीटर है, और इसके साथ बिहार जो है वो थर्ड पोजीशन पर है। केरला में सबसे ज्यादा है, फर्स्ट पोजीशन पर है केरला 6617 यानी कि 6617 किलोमीटर, और दूसरे स्थान पर कौन है? वेस्ट बंगाल है 3708। तो वेस्ट बंगाल से हम लोग बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, 700 किलोमीटर लगभग पीछे हैं। चलिए, जबकि राष्ट्रीय औसत यदि देखें पथ घनत्व का तो ये 1617 है, मतलब राष्ट्रीय घनत्व से तो हम लोग बहुत ज्यादा आगे हैं। ठीक है, तो रोड डेंसिटी जो राष्ट्रीय स्तर पर है वो है 1617, याद रखना भी आसान है 1617, और ये प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर मापा जाता है, ये जरूर याद रखिएगा। वर्ष 2015 से 21 यानी कि लगभग 6 साल में देखें तो 45,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ। ये ग्रामीण सड़क है, टोटल सड़क नहीं है, ग्रामीण सड़क है, याद रखिएगा। 45,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क का निर्माण हुआ है। 2006 से 21 देखें, 2006 से 21 यानी कि 15 साल में देखें तो बिहार में 1,02,306 किलोमीटर आपका रोड का निर्माण हुआ है, ग्रामीण पथ का निर्माण हुआ है। ठीक है, और पिछले 6 वर्षों में 78.3% की वृद्धि इसमें दर्ज की गई है। ठीक है, तो पिछले 6 वर्ष में 78.3% का वृद्धि दर्ज किया गया है ग्रामीण पथ निर्माण में, मतलब कि रूरल जो आपके रोड नेटवर्क हैं उसमें। ठीक, चलिए 1.64 लाख किलोमीटर पक्की सड़कों वाला बिहार पूरे भारत में 10वां स्थान है। मतलब कि यदि हम लोग पक्की सड़कों की बात करें, यानी कि पेव्ड रोड्स की बात करें तो 1.64 लाख किलोमीटर बिहार में आपका पेव्ड रोड से, मतलब पक्की सड़कें हैं, और इसके साथ बिहार का जो स्थान है पूरे भारत भर में वो 10वां स्थान है पक्की सड़कों के मामले में। 2.91 लाख किलोमीटर सड़कों की कुल लंबाई में बिहार का पूरे भारत में 8वां स्थान है। मतलब कि यदि सड़कों की कुल लंबाई की बात करें, टोटल लेंथ ऑफ द रोड्स की बात करें, तो पूरे भारत भर में बिहार का रैंक कौन सा है? 8th रैंक है। और टोटल यदि सड़कों की बात करें तो 2.9 लाख किलोमीटर, 2.91 लाख किलोमीटर रोड जो है वो बिहार में डेवलप्ड है। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथों यानी कि NH की बात करें, नेशनल हाईवेज की बात करें, तो उसका घनत्व जो है वो 58 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। मतलब कि प्रति 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर बिहार में कितने किलोमीटर रोड है? 58 किलोमीटर रोड है। ठीक है, तो याद रखिएगा कितने क्षेत्रफल पर
किलोमीटर रोड है बिहार में, वो याद रखिएगा, और इसी को कहा जाता है रोड डेंसिटी। यदि एनएच की बात करें तो संपूर्ण भारत में लंबाई में बिहार का हिस्सा 2020-21 में 4% रह गया है, मतलब इसमें जो है घटोतरी हुई है, मतलब घट गया है। कितना हो गया है? 4% हो गया है। संपूर्ण भारत की तुलना में देखें तो मात्र 4% योगदान जो है वो एनएच में बिहार का रहा है। तो बहुत ही घटिया ये आंकड़ा है बिहार के लिहाज से। पिछले 5 वर्षों में के दौरान देखें तो एनएच की कुल लंबाई में 1326 किलोमीटर मात्र बढ़ोतरी हुई है। सर्वाधिक 127 किलोमीटर वृद्धि जो हुई है वो समस्तीपुर जिले में हुई है। तो सबसे ज्यादा एनएच का निर्माण जो है वो समस्तीपुर जिले में हुआ है 127 किलोमीटर, और टोटल देखें 5 वर्षों में तो मात्र 1326 किलोमीटर जो है वो बढ़ा है एनएच। ठीक है, कब कितने? 2016 से लेकर 2021, मतलब कि 5 साल में। एनएच की सर्वाधिक जो लंबाई है वो कहां पर है? तो पटना जिले में है। कितना? 506 किलोमीटर। पटना जिले में एनएच की सर्वाधिक लंबाई है, जो कि कितना है? 506 किलोमीटर। एनएच की सबसे कम लंबाई जो है वो शिवहर जिले में है, मात्र 22 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा, शिवहर जिले में सबसे कम है एनएच की लंबाई, और वो मात्र 22 किलोमीटर है। पटना में सबसे ज्यादा 506 किलोमीटर है। ये महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जो कि आपको याद रखने चाहिए पीटी के लिहाज से। बिहार में एनएच की कुल लंबाई सितंबर 2021 तक 5947 किलोमीटर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है, कई बार बीपीएससी में पूछा जा चुका है एनएच की कुल लंबाई। तो ये कितना है? 5947। ये निश्चित तौर पर आपको याद रखना चाहिए, 5947 किलोमीटर। इसको रट जाइए, एकदम रट जाइए, भूलना है ही नहीं। चलिए, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड के द्वारा दुनिया के 400 हवाई अड्डों में पटना हवाई अड्डा का कितना स्थान दिया गया है? 86वां स्थान दिया गया है। 86th पोजीशन है दुनिया के 400 हवाई अड्डों में पटना हवाई अड्डे का। ठीक है, कोई बहुत बड़ा पोजीशन नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। बिहार में मार्च 2020 तक देखें तो 9.1 हजार डाकघर थे। डाकघर, जो कि संचार भी हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं। तो पोस्ट ऑफिसेज की संख्या देखें तो 9.1 थाउजेंड था, मतलब 9100 टोटल डाकघर थे मार्च 2020 तक। यदि रेल मार्ग की लंबाई की बात करें तो मार्च 2020 तक रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? 3794 किलोमीटर। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और देश में बिहार का स्थान 9वां। ठीक है, देश में कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है रेल मार्ग के मामले में। और लंबाई कितनी? 3794 किलोमीटर। ये याद कर लेना है, रट जाना है, भूलना नहीं है। पिछले 6 वर्ष में देखें तो 2015 से 2021 तक में बिहार में इंटरनेट के ग्राहकों की संख्या में 234% की वृद्धि हुई है। बहुत बड़ा वृद्धि है, 234। और याद रखना भी आसान है, 234 लगातार है। तो 234% की वृद्धि हुई है इंटरनेट के यूजर्स की संख्या में। ठीक है, इंटरनेट के कंज्यूमर्स की संख्या में, इंटरनेट सब्सक्राइबर्स की संख्या में। वर्ष 2021 में बिहार में इंटरनेट के ग्राहकों की कुल संख्या कितना हो गया? 5.5 करोड़ हो गया। ठीक है, 5.5 करोड़ हो गया, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार का दूरभाष घनत्व जो है वो 53.69 है। ठीक है, सर्वाधिक दूरसंचार घनत्व कहाँ है पूरे भारत भर में? वो दिल्ली में है, 270। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। वर्ष 2020 में सड़क दुर्घटना में 13.7% की कमी आई है। ये बहुत अच्छी खबर है कि कमी तो आई है कम से कम सड़क दुर्घटना में। तो वर्ष 2020 में सड़क दुर्घटना में 13.7% की कमी आई है। ये इंपॉर्टेंट आंकड़ा। वैसे कोरोना के काल में ज्यादा लोग निकल भी नहीं रहे थे, तो इस कारण से भी कमी आ सकती है। वर्ष 2020 में सड़क दुर्घटना के कारण मृत्यु में 7% की कमी आई है। तो चूंकि सड़क दुर्घटना कम हुई है तो मृत्यु में भी कमी आएगी, 7% की कमी आई है। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए राज्य सरकार ने मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 को लागू किया है। तो ये याद रखिएगा, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया? 2019 में लागू किया गया। ठीक है, 31 मार्च 2018 तक भारत में 62.16 लाख किलोमीटर से भी अधिक सड़क का नेटवर्क था। ठीक है, 31 मार्च 2018 तक भारत में 62.12 लाख किलोमीटर से भी अधिक सड़क का नेटवर्क था, जो अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। तो पूरे दुनिया में दूसरा स्थान है भारत के सड़क नेटवर्क का। चलिए आगे देख लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत वर्ष 2020-21 में कितनी हो गई है? 350 किलोवाट आवर हो गई है।
किलोवाट आवर में मापा जाता है। यदि आप लोग देखेंगे अपने भी घर में तो 1 यूनिट बिजली जो होती है वो 1000 किलोवाट आवर होती है। ठीक है, तो 350 किलोवाट आवर हो गई है प्रति व्यक्ति खपत। ओके, याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत में पिछले 6 वर्षों में 72.4% की वृद्धि देखी गई है। यह भी एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा है कि कितना वृद्धि हुआ है। और ये जो आंकड़ा है ना कि प्रति व्यक्ति बिजली की खपत, ये 3-4 साल पहले बीपीएससी में पूछा भी गया था, तो इसलिए ये आंकड़ा भी याद रखिएगा जरूर। इस सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में बिजली की चरम मांग वर्ष 2020-21 में 5,995 मेगावाट और पिछले 6 वर्षों में 71.3% की वृद्धि हो गई है। ठीक है, तो ये जो आपका आंकड़ा दिया हुआ है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले 6 वर्षों में 71.3% की वृद्धि हुई है और 2020-21 में जो चरम मांग थी वो कितनी, जो पावर डिमांड, पीक पावर डिमांड जिसको कहते हैं चरम मांग को, पीक पावर डिमांड वो कितना है 5,995 मेगावाट। वर्ष 2020-21 में देखें तो बिजली की चरम आपूर्ति कितनी हुई है 5932 मेगावाट। मतलब जितना रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा सा ही कम हुआ है। ठीक है, 5332 जो है वो आपूर्ति हुई है, सप्लाई हुआ है, और डिमांड जो है वो है 5995 मेगावाट। चलिए आगे देख लेते हैं। वर्ष 2020-21 में बिहार में बिजली की पूरी खपत 3.14 हजार करोड़ यूनिट हो गई है। ठीक है, और बिहार में बिजली की पूरी खपत में पिछले 4 वर्षों में 45% की वृद्धि दर्ज की गई है। 45% की वृद्धि हुई है। बिहार राज्य में बिजली की उपलब्ध क्षमता वर्ष 2020-21 में 6422 मेगावाट और 2019-20 में कितना था 6073 मेगावाट। मतलब कितना का वृद्धि हुआ है लगभग 400 कह सकते हैं मेगावाट का वृद्धि हुआ है एक साल में। बिहार में बिजली वितरण व्यवस्था के लिए 2 कंपनियां हैं, आपको भी पता होगा, एक उत्तर बिहार का है, एक दक्षिण बिहार का है। उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार। चलिए, बिहार राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं की बात करें तो उसके विस्तार का प्रेक्षण का कार्य कौन करता है, बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड देखता है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड लुक्स आफ्टर द एक्सपेंशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन द स्टेट ऑफ बिहार। बिहार में अभी 13 लघु जल विद्युत परियोजनाएं लागू हैं। स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, नंबर ऑफ स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन बिहार इज 13, जो कि ऑपरेशनल है। ठीक है, याद रखिएगा 13 है टोटल। इन 13 जल विद्युत परियोजनाओं की कुल स्थापित क्षमता कितनी है 54.3 मेगावाट। ठीक है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। 54.3 मेगावाट है टोटल स्थापित क्षमता, टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। बिहार में सौर संयंत्रों की स्थापना के लिए नोडल अभिकरण कौन सा है, तो नाम याद रखिएगा, बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण यानी कि बेडा, BREDA, बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बिहार में ऊर्जा की अनुमानित आवश्यकता 2023-24 में कितनी हो जाएगी 3258.7 करोड़ यूनिट हो जाएगी। ये आपको याद रखना चाहिए। द एस्टिमेटेड एनर्जी रिक्वायरमेंट इन बिहार विल बी 3258.7 करोड़ यूनिट्स इन 2023-24। नेक्स्ट, ये हमारा लास्ट स्लाइड होगा। वर्ष 2020-21 में ऊर्जा की 2434 करोड़ यूनिट जरूरत थी। पिछले साल कितनी जरूरत थी 2020-21 में 2434 करोड़। ठीक है, और अब कितना हो जाएगा 2023-24 में 3258.7 करोड़। ठीक है, तो बहुत ज्यादा 1000 यूनिट के लगभग 1000 करोड़ यूनिट के लगभग जो है आपका बढ़ जाएगा। बिहार में बिजली के 169.45 लाख उपभोक्ता है। ये उपभोक्ताओं की संख्या भी पूछी जा चुकी है, तो आप याद रखिएगा 169.45 लाख उपभोक्ता। वर्ष 2019-20 और 20-21 के बीच बिजली की खपत में सबसे अधिक वृद्धि कहां दर्ज की गई, बक्सर में। मतलब वृद्धि जो है, खपत में वृद्धि सबसे अधिक कहां, बक्सर में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और पटना बिहार का एकमात्र ऐसा जिला है जहां बिजली की खपत पिछले वर्ष से, मतलब 2019-20 से
5% घट गई। मतलब कि एकमात्र जिला है जहां पर बिजली की खपत घट गई है, और सबसे अधिक वृद्धि की बात करें तो वो बक्सर जिला में हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। वर्ष 2023-24 तक बिहार में बिजली की कुल उपलब्ध क्षमता 13,029 मेगावाट होने का अनुमान है। ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है। 2023-24 तक बिहार में बिजली की कुल उपलब्ध क्षमता, टोटल अवेलेबल पावर कैपेसिटी इन बिहार कितना हो जाएगा? एस्टिमेटेड कितना है? 13,029 मेगावाट। वित्त वर्ष 2020-21 में बिजली का सबसे बड़ा उपभोक्ता घरेलू क्षेत्र रहा। मतलब डोमेस्टिक यूज में सबसे ज्यादा बिजली आई 90.4%, और इसके बाद व्यावसायिक उपभोक्ता रहे। ठीक है, जो कमर्शियल कंज्यूमर है वो कितने रहे? टोटल उपभोक्ताओं की संख्या का मात्र 6.3%। ठीक है, तो याद रखिएगा कितना? 6.3% कमर्शियल और 90.4% डोमेस्टिक। ठीक है, तो ये जो है आपका इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। डोमेस्टिक में सबसे ज्यादा खर्च होता है और कमर्शियल में बहुत कम खर्च होता है। ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रीज वगैरह है ही नहीं बहुत ज्यादा, तो कहां से उतना ज्यादा बिजली का खपत होगा, है ना? यही है। चलिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में कुल 187.5 लाख लोग जॉब कार्ड धारक थे। तो कितने लोगों के पास जॉब कार्ड था? ये यहाँ पर दिया हुआ है 187.5 लाख लोग। ठीक है, चलिए, केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार में पात्र परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो बिहार के लोगों को पक्का मकान किसके तहत उपलब्ध कराया जा रहा है? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, जो कि केंद्र सरकार की योजना है, और ये ग्रामीण योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। नेक्स्ट, बिहार सरकार के स्वच्छ गांव समृद्ध गांव कार्यक्रम के तहत, ये कार्यक्रम का नाम याद रखिएगा, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायतों द्वारा सौर स्ट्रीट लाइट योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो ग्राम पंचायतों में जो सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया जा रहा है वो किस अभियान के तहत लगाया जा रहा है? किस कार्यक्रम के तहत? स्वच्छ गांव समृद्ध गांव कार्यक्रम के तहत लगाया जा रहा है, और इसका लक्ष्य है कि सभी गांवों में सोलर लाइट लगवाना। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इस कार्यक्रम के लिए अभिकरणों को बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण यानी कि ब्रेडा के द्वारा सूचीबद्ध किया जा रहा है। तो इसके लिए बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी BRED, ये ब्रेडा जो है वो सभी को क्या कर रही है? इम्पैनल कर रही है, जितने भी एजेंसीज हैं उन सभी को। ठीक है, सितंबर 2021 तक जीविका के द्वारा गठन किए गए स्वयं सहायता समूहों में 10.3 लाख महिलाएं शामिल हो चुकी हैं। तो स्वयं सहायता समूह जो चलाया जा रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो जीविका के द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें कितने महिलाओं ने ज्वाइन किया है? उसको 10.3 लाख महिलाओं ने इसको ज्वाइन किया है। ठीक है, जीविका ने अभी तक राज्य के 245 प्रखंडों में 245 दीदी की पौधशालाएं स्थापित की हैं। तो टोटल संख्या दीदी की पौधशालाओं की टोटल संख्या कितनी है? 245 है, याद रखिएगा। जीविका ने मनरेगा के सहयोग से 283 और पौधशालाएं स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। मिशन 5 करोड़ कार्यक्रम जल जीवन हरियाली अभियान के तहत चलाया जा रहा है। तो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि मिशन 5 करोड़ कार्यक्रम जो है वह किस अभियान के तहत चलाया जा रहा है? तो जल जीवन हरियाली अभियान के तहत यह चलाया जा रहा है, याद रखिएगा। इसका लक्ष्य क्या है? 2021-22 में 5 करोड़ पौधे लगाना इसका लक्ष्य है, और इसीलिए नाम है क्या? मिशन 5 करोड़। ठीक, इस योजना के तर्ज पर जीविका ने हरित जीविका हरित बिहार मिशन 1.5 की शुरुआत की है। तो किसने शुरुआत की है? जीविका ने शुरुआत की है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरित जीविका हरित बिहार मिशन 1.5 की शुरुआत किसने की है? तो जीविका ने की है, और इसका उद्देश्य क्या है? 1.5 करोड़ पौधे लगाना 2021-22 तक। ठीक है, 2021-22 तक 1.5 करोड़ पौधे लगाना इसका लक्ष्य है, याद रखिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सरकार ने 2019 में जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत की थी। तो यह भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत कब की गई थी? 2019 में की गई थी बिहार सरकार के द्वारा। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्ति पुरस्कार 2020 औरंगाबाद जिले परिषद को दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2020 किस जिला परिषद को दिया गया? तो औरंगाबाद जिला परिषद को दिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, निश्चित तौर पर आपको याद रखना चाहिए।
नेक्स्ट, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 2020 किसको दिया गया? मोतीपुर ग्राम पंचायत रोसड़ा प्रखंड समस्तीपुर को दिया गया। यह भी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2020 में नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार किसको दिया गया? तो मोतीपुर ग्राम पंचायत को दिया गया, जो कि रोसड़ा प्रखंड में है, समस्तीपुर जिला में। ठीक, याद रखने लायक पॉइंट है। चलिए, नेक्स्ट है आपका नगर विकास। नगर विकास जो है वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, या फिर देख लेते हैं, इसी वीडियो में देख लेते हैं नगर विकास को भी। ग्रामीण विकास और नगर विकास एक ही साथ रहे तो ज्यादा अच्छा है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार सरकार शहरी केंद्र को पुनर्परिभाषित किया है, जिसके तहत जो शहरी केंद्र हुआ करते थे, ठीक है, अर्बन सेंटर्स जो हुआ करते थे, उनको रीडिफाइन किया गया है 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। तो इसको रीडिफाइन करके क्या किया गया है तो देख लेते हैं। बिहार में अब शहरीकरण का वर्तमान स्तर 15.3% हो गया है, ये याद रखना जरूरी है। 15.3% हो गया बिहार में शहरीकरण का स्तर, जबकि जनगणना 2021 के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितना था? 11.3% था। ये 2021 नहीं होना चाहिए, 2011 होना चाहिए। ठीक है, 2011 होना चाहिए, याद रखिएगा। सेंसस 2021 में तो हुआ ही नहीं है, 2011 में हुआ है। ठीक, तो बिहार में शहरीकरण का स्तर कितना था? 11.3% था। ठीक है, 32 पुराने नगर पंचायतों को नगर परिषदों में और 5 पुराने नगर परिषदों को नगर निगमों में उत्क्रमित किया गया, मतलब इसको जो है अपग्रेड किया गया। ठीक है, 32 जो पुराने नगर पंचायत थे उनको नगर परिषद बनाया गया और 5 पुराने जो नगर परिषद थे उनको नगर निगम में अपग्रेड किया गया है। 12 नगर परिषदों के अधिकार क्षेत्र का विस्तार भी किया गया है। ठीक है, तो ये किया गया है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार। ठीक है, नगर पालिकाओं की स्थापना, उत्क्रमण और क्षेत्र विस्तार के फलस्वरूप 284 ग्राम पंचायत पूरी तरह से और 205 ग्राम पंचायत आंशिक रूप से शहरी क्षेत्रों में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इस सर्वेक्षण के अनुसार सितंबर 2021 तक बिहार में 4.1 लाख शौचालयों का निर्माण करवाया गया। तो कितने शौचालयों का निर्माण करवाया गया पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। व्यक्तिगत शौचालय बनवाने के लिए बिहार सरकार हर परिवार को 4,000 रुपए की केंद्रीय सहायता के अलावा 8,000 रुपए की सब्सिडी भी देती है। मतलब शौचालय बनवाने के लिए, व्यक्तिगत शौचालय बनवाने के लिए कितना पैसा दिया जाता है? टोटल 12,000 रुपया दिया जाता है। 8,000 राज्य सरकार की तरफ से और 4,000 केंद्र सरकार की तरफ से। बिहार में अभी तक 142 शहरी केंद्र और 3367 वार्ड खुले में शौच मुक्त हो चुके हैं, ओडीएफ हो चुके हैं, ओपन डिफेकेशन फ्री इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। तो याद रखिएगा 3367 वार्ड जो है वो खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं शहरों के। पटना जिले में शहरीकरण का स्तर 44.3% हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पटना जिले में शहरीकरण का स्तर कितना है, तो 44.3%। ठीक, चलिए, वर्ष 2020-21 में बिहार में प्रमुख बैंकों की कुल 270 नई शाखाएं खोली गई थी। ठीक है, इसके साथ ही वर्ष 2020-21 तक अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की नई शाखाओं की कुल संख्या 5450 हो गई है। With this, the total number of new branches of scheduled commercial banks increased to 5450 by the year 2020-21। बिहार आर्थिक सर्वे के अनुसार वर्ष 2020-21 में बिहार का ऋण जमा अनुपात जो था, ऋण मतलब डेप्ट डिपॉजिट रेशियो जो बिहार का था वो 41.2% था। ठीक है, 2019-20 में यह कितना था? 36.1% था। मतलब कि इसमें काफी बढ़ोतरी हुई है, लगभग 5% की बढ़ोतरी इसमें हुई है। ठीक है, संपूर्ण भारत का ऋण जमा अनुपात वर्ष 2021 में कितना रहा? 71.7% रहा। तो भारत का बहुत ज्यादा है, बिहार का बहुत कम है, लेकिन फिर भी बढ़ोतरी हुई है, तो अच्छी बात। चलिए, बिहार में एकमात्र पूर्णिया जिले का ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा है, जो कि कितना रहा है? 81.8%। तो याद रखिएगा ऋण जमा अनुपात जो है वो किसका सबसे ज्यादा है? तो पूर्णिया का है, जो कि राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। एकमात्र जिला ऐसा है, पूर्णिया। 100% से अधिक ऋण जमा अनुपात वाले राज्य कौन कौन है? पूरे देश भर की बात हो रही है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है, जहां पर जो ऋण जमा अनुपात है, डेप्ट डिपॉजिट रेशियो जो है वो 100% से ज्यादा है। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। बिहार के मुंगेर जिले के ऋण जमा अनुपात सबसे कम रहा है। मुंगेर जिले में मात्र 28% रहा है ऋण जमा अनुपात। वर्ष 2020-21 में बैंकों ने कुल 2,51,271
किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं। ठीक है, तो ये संख्या पूछी जा सकती है 2,51,271, याद रखिएगा। बिहार के बैंकों के बीच सर्वाधिक अनिष्पादित संपत्तियां यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इसको एनपीए कहा जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, किसका था? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का था। तो ये पूछा जा सकता है कि किसका सबसे ज्यादा एनपीए बिहार में रहा है, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का, रीजनल रूरल बैंकों का रहा है। ठीक है, 2021 में बिहार में समग्र एनपीए कितना था? 11.8% हो गया है। ठीक है, 2021 में एनपीए जो है वो 11.8% हो गया है, याद रखिएगा। नॉन परफॉर्मिंग एसेट इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा मानव विकास। तो आइए नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं मानव विकास के बारे में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में कार्यशील आबादी किसको कहा जाता है? 15 से लेकर 59 वर्ष, जो कि कार्य करने में सक्षम है, तो कार्यशील आबादी इनको कहा जाता है। सबसे पहले तो यही याद रखिएगा। ठीक है, और कार्यशील आबादी का हिस्सा बिहार में कितना है 2021 के अनुसार? 53.5%। ठीक है, 2021 में था। 2036 में यह जो है 61.4% हो जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है कि कार्यशील आबादी जो है वो बिहार में बढ़ रही है, यानी कि बिहार का जो पॉपुलेशन है वो यंग होता जा रहा है। बिहार में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता 2010 से 14 की तुलना में 2014 से 18 में 1 वर्ष बढ़ गया है। ठीक है, 68.1 वर्ष हो गया। मतलब कि जिंदा रहने की उम्र इसको कह सकते हैं। जीवन संभाव्यता का मतलब क्या होता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब कि कितना साल तक जीवित रहना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यह जो है 2010 से 14 जो 4 साल था उसकी तुलना में 2014 से 18 में 68.1 वर्ष हो गया है। सॉरी, 68.1 वर्ष जो था पहले वो अब 69.1 वर्ष हो गया है। मतलब 1 वर्ष जो है वो बढ़ गया है। वर्तमान में बिहार में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता कितनी है? 69.1 वर्ष है। 1 वर्ष बढ़ा है तो 69.1 वर्ष हो गया। वर्ष 2019 की प्रतिदर्श निबंधन प्रणाली, मतलब कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यदि देखें को, तो उनके अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर 29 है। ठीक है, मतलब 1000 जीवित प्रसव में 29 मृत्यु, 1000 यदि जीवित बच्चे जन्म लेते हैं तो उसमें 29 की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसको और भी कम करना जरूरी है। 29 बच्चे मर जाते हैं 1000 में, ये गलत चीज है। वर्ष 2013-14 से 2019-20 के बीच महिलाओं का विकास पर कुल 4.5 गुना व्यय बढ़ा है। यह अच्छी बात है कि 4.5 गुना व्यय जो है वो बढ़ा दिया गया है पिछले 5 साल में। वर्ष 2020-21 में कुल राज्य बजट में महिलाओं पर व्यय का हिस्सा 16% था। 16% व्यय जो है वो महिलाओं पर किया गया। ठीक है, कुल राज्य बजट का। वही 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में महिलाओं के लिए कुल परिव्यय 3.7% था। मतलब बिहार की जो जीडीपी है उसका 3.7% जो खर्च किया जाता है वो महिलाओं पर किया जाता है। ये आंकड़ा याद रखने लायक है। ठीक, बिहार में प्रति लाख आबादी पर 12 स्वास्थ्य केंद्र हैं। ये भी आंकड़ा जो है वो याद रखने लायक है क्योंकि बिहार में बहुत कम है। ठीक है, तो 12 स्वास्थ्य केंद्र है प्रति 1 लाख आबादी पर। बिहार कोविड टीकाकरण अभियान के लिए अभियान गीत क्या था? बिहार में कोविड टीकाकरण अभियान के लिए क्या गीत था? अभियान गीत कर दिखाएगा बिहार, कोरोना का टीका लगाएगा बिहार। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक, बिहार में 10 करोड़ कोविड टीके दिसंबर 2021 तक पूरे कर लिए गए थे। राज्य द्वारा 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को उनके घर जाकर टीका लगाने हेतु टीका एक्सप्रेस चलाया गया था। ठीक है, टीका एक्सप्रेस इसमें चलाया गया। यह मिशन जो है वो जून 2021 में शुरू हुआ था और प्रत्येक वाहन को प्रतिदिन 200 व्यक्तियों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया था। राज्य में कुल 121 टीका एक्सप्रेस मोबाइल वैन चलाया गया। ठीक है, तो ये भी आंकड़ा जो है याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। टोटल टीका एक्सप्रेस कितना चलाया गया था? तो 121 चलाया गया था। और ये किसके लिए चलाया गया था? तो 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को घर जाकर टीका लगाने के लिए चलाया गया था। ठीक है, तो ये था हमारा ये चैप्टर जो था मानव विकास का। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं बाल विकास के बारे में। ठीक है, बाल विकास भी ज्यादा नहीं है तो देख लेते हैं। ठीक, चलिए इसको भी इसी वीडियो में समाप्त करते हैं, जल्दी से समाप्त करना है। बिहार की कुल आबादी में किशोर किशोरियों का प्रतिशत हिस्सा कितना है? ना 19.8% है। ठीक है, तो किशोर किशोरियों का टोटल हिस्सा 19.8% है, याद रखिएगा। बिहार का हर 5वां व्यक्ति जो है वो किशोर वय है। यह देख सकते हैं 19.8 गुना 5 कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा। हर 5वां व्यक्ति जो है वो किशोर वय है, यानी कि टीनेजर। ठीक, चलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 10 से 19
वर्ष के उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको टीनेजर यानी कि किशोर वय कहा जाता है। बिहार में 2021 से में 10 से 19 वर्ष उम्र वाली किशोर वय आबादी कितनी थी? 2.44 करोड़ है। ठीक है, 2.44 करोड़ लोग हैं जो हैं वो टीनेजर्स हैं बिहार में। सर्वाधिक किशोर वय आबादी कहाँ का है? तिरहुत प्रमंडल का है। और सबसे कम किशोर वय आबादी जो है वो भागलपुर प्रमंडल का है। तो ये आंकड़ा जो है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक है। ठीक है, कि सबसे ज्यादा जो टीनेजर्स हैं वो तिरहुत प्रमंडल में और सबसे कम टीनेजर्स जो है वो भागलपुर प्रमंडल में। बिहार के 9 प्रमंडल में से 4 प्रमंडलों का किशोर वय लिंग अनुपात राज्य के औसत 854 से अधिक है। ठीक है, तो और इसमें किसका किसका अधिक है? तो सारण का सबसे ज्यादा 930 है, मगध का 911 है, पूर्णिया का 871 है और पटना का 864 है। ठीक है, तो ये टीनेजर्स का लिंगानुपात कहा जा रहा है। लिंगानुपात कैसे निकाला जाता है? प्रत्येक 1000 लड़कों पर जो लड़कियों की संख्या है उससे निकाला जाता है लिंगानुपात। ठीक है, बिहार में बाल बजट निर्माण की प्रक्रिया 2013-14 में शुरू हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा बाल बजट निर्माण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? 2013-14 में शुरू हुई थी। बाल बजट में सभी बाल कल्याण योजनाओं का वित्तीय विवरण शामिल होता है। तो ये भी याद रखिएगा बाल बजट में क्या शामिल होता है। समेकित बाल विकास सेवा, समेकित बाल विकास सेवा यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज चलाया जा रहा है बिहार के सभी 38 जिलों में। ठीक है, याद रखिएगा। इसके तहत दी जाने वाली सेवा में सुधार और कार्यक्रम के तत्काल अनुश्रवण के लिए सभी 38 जिलों में पोषण ट्रैकर का उपयोग किया जा रहा है। पोषण ट्रैकर मोबाइल आधारित एक एप्लीकेशन है। अंडर दिस पोषण ट्रैकर इज बीइंग यूज्ड इन ऑल 38 डिस्ट्रिक्ट्स फॉर इमीडिएट मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम? समेकित बाल विकास सेवा का प्रोग्राम जो है उसके बारे में कहा जा रहा है। एंड इम्प्रूवमेंट इन द सर्विसेज डिलीवरी। न्यूट्रिशन ट्रैकर इज अ मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन। बाल विकास एजेंडा जो है वो 4 स्तंभों पर आधारित होता है। याद रखिएगा टोटल कितने स्तंभ है? 4 स्तंभ है। टोटल 4 पिलर्स पर आधारित है। पहला है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन यानी कि स्वास्थ्य एवं पोषण। दूसरा है एजुकेशन एंड डेवलपमेंट यानी कि शिक्षा एवं विकास। तीसरा है चाइल्ड प्रोटेक्शन यानी कि बाल संरक्षण। और चौथा है चाइल्ड पार्टिसिपेशन यानी कि बाल सहभागिता। नेक्स्ट है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के मूल्यांकन के लिए 3 प्रमुख सूचक हैं। कितने इंडिकेटर्स हैं? 3 मेन इंडिकेटर्स हैं। वो कौन कौन है? स्टंटिंग, पहला है स्टंटिंग यानी कि ठिगनापन, उम्र के अनुसार कम लंबाई। दूसरा है वेस्टिंग, वेस्टिंग मतलब कि दुबलापन, ऊंचाई के अनुसार कम वजन। और तीसरा है लाइटनेस या फिर अंडरवेट होना यानी कि हल्कापन, उम्र के अनुसार कम वजन होना। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर देखिए दुबलापन में ऊंचाई के अनुसार कम वजन है और हल्कापन में उम्र के अनुसार कम वजन है, तो दोनों में अंतर है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। सर्वाधिक ठिगनापन वाले बच्चे कहां पर पाए जाते हैं? मतलब सबसे ज्यादा स्टंटिंग वाले बच्चे जो हैं वो कहां पाए जाते हैं? सीतामढ़ी में। और सबसे कम जो है वो शिवहर में पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा सबसे ज्यादा सीतामढ़ी, सबसे कम शिवहर। सर्वाधिक दुबलापन वाले बच्चे जो हैं वो अरवल में पाए जाते हैं और सबसे कम दुबलापन वाले बच्चे जो हैं वो पश्चिमी चंपारण में पाए जाते हैं। सर्वाधिक हल्कापन यानी कि लाइट वेट बच्चे जो हैं वो अरवल में पाए जाते हैं और सबसे कम हल्कापन वाले बच्चे जो हैं वो गोपालगंज में पाए जाते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को कुल 5,000 रुपए की राशि 3 किस्तों में दी जाती है ताकि उनकी डिलीवरी जो है वो सही समय पर सही ढंग से हो सके। ठीक है, 5,000 रुपए में वो अस्पताल जाकर के और वहां पर अपनी डिलीवरी कराए। ठीक, और बाकी जो सामान है उसका भी व्यवस्था किया जाता है। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना याद रखिएगा 5,000 रुपए दिए जाते हैं गर्भवती महिलाओं को। इसके अलावा सरकारी और निबंधित निजी संस्थानों में प्रसव होने पर लाभार्थी को 1,000 रुपया और प्राप्त होता है, मतलब टोटल 6,000 रुपया। मतलब सरकारी या फिर निजी संस्थानों में अगर डिलीवरी होती है तो 1,000 रुपया और दिया जाएगा, मतलब टोटल जो है वो 6,000 रुपया दिया जाएगा। ठीक, चलिए पर्यावरण जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन, और आज हमारा इकोनॉमिक सर्वे समाप्त हो जाएगा इसी वीडियो के साथ। तो देख लेते हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020 में बिहार में औसतन वर्षा हुई, मतलब जो रेनफॉल था वो एवरेज था, बहुत ज्यादा नहीं हुआ बहुत कम भी नहीं हुआ। 2021-22 में रेनफॉल जो हुआ, वर्षा जो हुई। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत वर्ष 2020-21 में लगभग 3.92 करोड़ पौधे लगाए गए थे। लक्ष्य कितना था? 2.51 करोड़ का था, मतलब कि बहुत लक्ष्य से भी ज्यादा पौधे हम लोगों ने लगा दिए जल जीवन हरियाली मिशन के तहत 2020-21 में।
वर्ष 2020-21 में मृदा एवं नमी संरक्षण कार्य के तहत 4436 हेक्टेयर वन क्षेत्र को उपचारित किया गया। इन द ईयर 2020-21 4436 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया वाज ट्रीटेड अंडर सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन वर्क। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। इस सर्वेक्षण के अनुसार बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पटना में 5 सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केंद्रों की स्थापना की। अंग्रेजी में बता देते हैं। As per this survey, Bihar State Pollution Control Board has set up 5 continuous ambient air quality monitoring centers in पटना। पटना में जो है एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए, लगातार उसका बताने के लिए कि कितना पीपीएम है, क्या उसमें पर्टिकुलेट मैटर का क्या पोजीशन है, ये सब बताने के लिए किया गया। 5 जगहों पर ये सारे केंद्र बनाए गए हैं। ठीक है, गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में एक एक सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केंद्रों की स्थापना की गई। सेम टू सेम ये जो मॉनिटरिंग है एयर क्वालिटी के मॉनिटरिंग के लिए कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन जो है वो गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में भी लगाया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। बिहार में कुल 24 ये इस तरह के केंद्र जो है वो बिहार में टोटल 24 केंद्रों की स्थापना की जाएगी। ठीक है, पटना में वायु प्रदूषण के बिखरे स्रोत की पहचान करने और उससे निपटने के लिए स्वच्छ वायु डैशबोर्ड की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो कहाँ की गई है स्वच्छ वायु डैशबोर्ड, यानी कि स्वच्छ वायु डैशबोर्ड की स्थापना कहाँ की गई है? पटना में की गई है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा राजगीर में नेचर सफारी का उद्घाटन 26 मार्च 2021 को किया गया। तो नेचर सफारी कहाँ पर है? राजगीर में है, याद रखिएगा। राजगीर में ही जू सफारी के विकास के लिए राज्य सरकार के द्वारा 176.18 करोड़ राशि स्वीकृत किया गया था। ठीक है, तो जू सफारी के विकास के लिए कितना पैसा दिया गया है? 176.18 करोड़ रुपया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आंकड़ा पूछा जा सकता है। इस आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2021 में बाढ़ के कारण राज्य में कुल 19 जिले प्रभावित हुए। ठीक है, ये भी आंकड़ा पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। कोविड-19 के कारण हर मृत व्यक्ति के परिवार को 4 लाख रुपया अनुकृपा भुगतान दी गई। ठीक है, तो हर एक डिसीज्ड पर्सन के लिए जो है एक कॉम्पेंसेट पेमेंट दिया गया, कितने का? 4 लाख रुपए का। इसके अलावा मृत व्यक्ति के परिजन को राज्य आपदा राहत कोष से 50,000 रुपया भुगतान करने का भी निर्णय लिया गया। तो 4 लाख रुपया दिया गया, उसके अलावा परिजन को 50,000 रुपया भी दिया गया, मतलब टोटल 4.5 लाख रुपया दिया गया। ठीक है, बिहार में अधिकांश बारिश दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान जून से सितंबर तक होती है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन बनता है कि बिहार में अधिकांश बारिश किससे होती है? तो साउथ वेस्टर्न मानसून के द्वारा होती है जून से सितंबर तक, जिसका कुल वर्षा में 83.7% हिस्सा वर्ष 2020-21 में था। मतलब 2020-21 में 83.7% जो बारिश हुई वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण हुई। शेष बारिश उत्तर पश्चिमी मानसून से हुई, जिसका वर्ष 2020-21 में 16.3% हिस्सा था। तो यहाँ से देख सकते हैं 83.7% घटा दीजिए 100 में से तो कितना हो जाएगा? 16.3% हो जाएगा। वर्ष 2020 में सर्वाधिक वर्षा बिहार के किशनगंज जिले में हुई। बिहार में हमेशा किशनगंज जिले में ही सर्वाधिक वर्षा होती है, इस बार भी हुई 2765 mm। ठीक है, याद रखिएगा 2765 mm वर्षा हुई। कहां पर? किशनगंज जिले में, जो कि सर्वाधिक थी बिहार में। वर्ष 2020 में द्वितीय सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन था? सुपौल था। मतलब किशनगंज के बाद सबसे ज्यादा कहां हुआ? सुपौल में हुआ 1953। और सबसे कम वर्षा कहां हुई? अरवल में। अरवल में मात्र 769 mm वर्षा हुई थी। ठीक है, ये भी याद रखने लायक पॉइंट है। चलिए, विगत 5 वर्षों में देखें, 2016-17 से लेकर 2020-21 में देखें तो बिहार के जीएसडीपी में वानिकी एवं काष्ठ उत्पादन का लगभग मात्र 1.5% योगदान रहा है। फॉरेस्ट्री और वुड प्रोडक्शन का कितना योगदान रहा है जीएसडीपी में? 1.5%। ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, याद रखिएगा। बिहार में 2019 में सर्वाधिक 5.52 करोड़ टन कार्बन स्टॉक था, जो पूरे भारत के कुल वन्य कार्बन का 0.8% है। ठीक है, तो टोटल कार्बन स्टॉक बिहार में कितना था? 5.52 करोड़ टन था, जो कि पूरे भारत से कितना है? 0.8% है। याद रखिएगा, निश्चित तौर पर यह आंकड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक कार्बन स्टॉक मृदागत जैव कार्बन के रूप में है, जिसका अकेले 61.4% हिस्सा है। The largest carbon stock is in the form of soil organic carbon, which alone accounts for 61.4%. बिहार में 2020-21 में प्रमंडलों के बीच आग लगने की सर्वाधिक 162 घटनाएं मुंगेर में दर्ज की गई। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आग लगने की घटनाएं जो हैं
वो कहाँ दर्ज की गई है? मुंगेर जिले में दर्ज की गई है, याद रखिएगा। चलिए, बिहार राज्य नम भूमि बोर्ड की स्थापना 2020 में की गई। बिहार स्टेट वेटलैंड बोर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2020। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, याद रखिएगा। 100 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाली कुल 28 नम भूमियों को बिहार में चिन्हित किया गया है। तो बिहार में टोटल 28 वेटलैंड्स हैं जो 1000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं, ठीक है। बेगूसराय जिले में कांवरताल जो वेटलैंड है उसको 38वें रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। और बिहार अभी भारत में यदि देखें तो इससे पहले 5 वेटलैंड्स को जोड़ा गया था और अब 10 वेटलैंड्स को और जोड़ा गया है हाल ही में। टोटल संख्या कितनी हो गई है? 64 हो गई है। और चीन के साथ जो है भारत जो है वेटलैंड्स के मामले में नंबर 1 हो गया है, ठीक है, तो याद रखिएगा। रामसर साइट्स जो हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं यहाँ पर, ठीक। तो 38वें रामसर साइट के रूप में बेगूसराय के कांवरताल को जोड़ा गया था और ये बिहार का एकमात्र जो है आपका रामसर साइट है, इसलिए इसको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहां पर है? बेगूसराय जिले में है। क्या नाम है? कांवरताल। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत वर्ष 2021-22 में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। नवंबर 2021 तक 3.88 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं, ठीक है। बिहार में राजगीर जू सफारी 191.12 हेक्टेयर जमीन पर फैला है, जहां 5 जंगली पशु प्रजातियां शाकाहारी भालू, तेंदुआ, बाघ और सिंह को रखा गया है, ठीक है। शाकाहारी जीव भी हैं इसमें, ठीक है, हर्बीवोरस, और बियर्स हैं, लियोपार्ड्स हैं, टाइगर्स हैं और लायंस हैं, ठीक है। 5 वाइल्ड एनिमल स्पीसीज यहाँ पर हैं, ठीक। और कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? 191.12 हेक्टेयर में फैला हुआ है। महावीर जैव विविधता पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? जमुई में किया गया। महावीर बायोडायवर्सिटी पार्क वाज इनॉग्रेटेड इन जमुई। तो कहा, ये पूछा जा सकता है कि महावीर बायोडायवर्सिटी पार्क कहाँ पर स्थित है? तो जमुई जिले में स्थित है। राज्य का पहला रबर डैम, गया की लंबाई 400 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर होगी। तो पहला रबर डैम कहाँ बनाया जा रहा है? बिहार में गया में बनाया जा रहा है, ये याद रखने लायक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? लंबाई 400 मीटर और ऊंचाई जो है वो 3 मीटर है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2020 में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में दर्ज की गई, लेकिन वित्त वर्ष 2021-22 में सितंबर 2021 तक सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी चंपारण में दर्ज की गई थी, ठीक है। तो वर्षा के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं, इसमें भी देख लीजिए आप। पिछले 5 वर्षों में 2016 से लेकर 2020 तक 2020 में 459 मौत जो है वो बिजली गिरने से हुई थी, जो कि सर्वाधिक मौत है, ठीक है। पिछले 5 वर्ष में सर्वाधिक मौत जो है वो बिजली गिरने से कब हुई है? 2020 में हुई है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, ये था हमारा आज का वीडियो और इसी के साथ हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। और ये सारे पार्ट्स जो है वो आप एक एक करके लगातार देख जाइए, तो आपका सारा का सारा इकोनॉमिक सर्वे कवर हो जाएगा और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये गारंटी मैं दे सकता हूं, ठीक है। आपका यदि 10 क्वेश्चन पूछा जाता है तो 9 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन यहीं से होने वाला है, इसके बाहर से नहीं होने वाला है। इसके लिए एमसीक्यू भी लेकर के आएंगे, लेकिन बजट के कुछ वीडियोज बचे हुए हैं, बजट को कंप्लीट कराना है, बजट इसके बाद हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट जरूर करते रहिए और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा लीजिए। फिलहाल मैं चंद्रवर्धन लेता हूं आपसे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।